हेलो बच्चों, तो आप सब कैसे हैं? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ रहे होंगे। और साइंस तो ऐसे पढ़ रहे होंगे जैसे हो ही मत। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया तो बता दिया था, और आगे मैं आपको लेके चलता हूँ, है ना। अपचयन अभिक्रिया। तो अपचयन अभिक्रिया क्या होता है? जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन की वृद्धि हो जाती है। क्या होती है? वृद्धि, यानी योग होगा। यानी जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन की वृद्धि अथवा ऑक्सीजन की कमी यानी ह्रास, वृद्धि होगी और कमी होगी। हाइड्रोजन वृद्धि होगा, ऑक्सीजन कमी होगी। तब इस अभिक्रिया को हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यानी जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन की वृद्धि और ऑक्सीजन की कमी, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे समझो, यहाँ पे है CuO, ठीक है, यहाँ पे है H2O, यहाँ H2 है। तो क्या करा ना, ये जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन दिख रहा है, इस हाइड्रोजन ने यहाँ से ऑक्सीजन लेकर के चला गया, तो कॉपर का क्या हुआ? कॉपर का कमी हो गया। और ऑक्सीजन मतलब कॉपर जो था उसमें क्या हुआ? कमी आ गया। देखो, कॉपर में यहाँ कोई नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन को लेके भागा, हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन लेके गया, तो ये हाइड्रोजन में वृद्धि हो गया, है ना। यानी जब अपचयन अभिक्रिया में जब हाइड्रोजन की वृद्धि हो जाएगा और ऑक्सीजन की ह्रास, ऑक्सीजन मतलब किसी के साथ संग में चला जाएगा, ऑक्सीजन किसी के संग में चला जाएगा, तो क्या होगा? ऑक्सीजन का ह्रास हुआ। लेकिन हाइड्रोजन में वृद्धि तब हो जाता है जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन लेकर के आ जाता है बाहर, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लेकर बाहर आएगा तब तो जल बनेगा। और यहाँ पे जो धातु बच जाता है कॉपर, ये इसका क्या हो जाता है? अपचयन हो जाता है। और जो ऑक्सीजन लोग लेकर के जाता है वो उपचयन हो जाता है, ठीक है। जो ऑक्सीजन लेके जाता है यहाँ से ऐसे करके यहाँ, वो उपचयन अभिक्रिया है, ठीक है गाइज। अब आगे बढ़ते हैं, आगे की क्वेश्चन। अपचयन उपचयन समझ में आ गया। अब उपचयन क्या है? तो उपचयन जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की क्या होता है, अब उल्टा चलेगा, ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी, ऑक्सीजन की वृद्धि, हाइड्रोजन की कमी। अब पीछे वाला में क्या था? पीछे में अब देखिए यहाँ पे क्या है। अपचयन अभिक्रिया में क्या हुआ था? अपचयन अभिक्रिया में हाइड्रोजन की वृद्धि और ऑक्सीजन की कमी, ठीक है। हाइड्रोजन में वृद्धि हुआ तो बना H2O, ऑक्सीजन में कमी हुआ तो सिर्फ कॉपर बचा। तो जो सिर्फ कॉपर बचेगा, ऑक्सीजन किसी के साथ निकल जाएगा तो इसमें अपचयन होगा, और जब हाइड्रोजन की वृद्धि हो जाएगा तो उपचयन होगा। यानी इसमें क्या है, अब क्या होगा उपचयन वाला में, मतलब यदि इसमें हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है तो अबर जो होगा वो क्या होगी इसमें उपचयन अभिक्रिया में, कि जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि अथवा हाइड्रोजन की कमी, और उस टाइम हो रहा था क्या? उस टाइम हो रहा था कि हाइड्रोजन की वृद्धि और ऑक्सीजन की ह्रास यानी कमी। और इसमें क्या है उपचयन में? अपचयन और उपचयन में बस इतना ही का अंतर है कि उस टाइम ऑक्सीजन की ह्रास हो रही थी और हाइड्रोजन की क्या हो रही थी? वृद्धि, ठीक है। उस टाइम ऑक्सीजन की वृद्धि नहीं हो रही थी, उस टाइम ह्रास हो रही थी। कब? जब अपचयन पढ़ रहे थे। और जब पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन ने जब पढ़ रहे हैं उपचयन, तब इसमें हाइड्रोजन की कमी हो रही है और ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो इस बात को आप याद रखेंगे। उसी को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, जिसे हम घेर के रखे हैं रेड कलर से, वही बात आपको याद रखना है। ये उपचयन हो गया कि जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि अथवा हाइड्रोजन की कमी, उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जस्ट इसी के ऊपर वाला में क्या याद रखना है? जस्ट ऊपर वाला में याद रखना है कि जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन की वृद्धि
अथवा ऑक्सीजन की कमी, उसे हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, मतलब अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, दो बातें याद रखनी है। और यहाँ पे कैसे होगा, मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि कैसे होगा, जब ऑक्सीजन एक दूसरे तत्व के साथ क्या होगा, जुड़ जाएगा। जैसे यहाँ था 2 पीस CO, यहाँ पे था 2 पीस ऑक्सीजन, दो 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 है, 2 लिख दिया पहले। अब CO को ऑक्सीजन के साथ जोड़ दिया तो बन गया 2CO, वो है ना। तो ये हो गया उपचयन। अब आता है उपचयन और अपचयन जो साथ में मतलब एक ही साथ अभिक्रिया करेगा, उसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो यहाँ पे है कि जिस अभिक्रिया में अपचयन तथा उपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, दोनों साथ साथ होते हैं, अपचयन भी और उपचयन भी दोनों साथ साथ होंगे, अपचयन भी और उपचयन भी, अपचयन भी और उपचयन भी, इसे ध्यान से देखो, दोनों साथ साथ होंगे, उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। चलिए आगे, जैसे एग्जाम्पल में क्या क्या हो रहा है, दोनों चीज़ हो रहा है यहाँ पे। अब देख सकते हो यहाँ अपचयन भी हो रहा है और उपचयन भी हो रहा है। अपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन की वृद्धि होता है कि नहीं। तो इसमें हाइड्रोजन वृद्धि हो रहा है कि नहीं, देखो हाइड्रोजन जो था वो ऑक्सीजन लेके चला गया, तो हाइड्रोजन की वृद्धि हो गई। ये वाला समझ में आ गया आपको कि अपचयन कब होता है, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लेके जाता है, तब यहाँ पे क्या होता है, मतलब कोई भी तत्व यदि ऑक्सीजन को लेके गया तब उसे उपचयन कहना। लेकिन जब कोई एलिमेंट ऑक्सीजन को त्याग देगा, यानी उसे छोड़ देगा, जैसे ऑक्सीजन को छोड़ दिया अकेला CO बन गया, तब उसे अपचयन कहते हैं। तो 1 नंबर या क्वेश्चन में आएगा कि यहाँ पे CuO प्लस H2 में और Cu प्लस H2O में अपचयित पदार्थ कौन सा है, तो अपचयित उसे कहते हैं जो अपचयन होता है। जैसे Cu का अपचयन हुआ, कैसे, क्योंकि ये इसने ऑक्सीजन को त्याग दिया। और उपचयित किसका हुआ, हाइड्रोजन का, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन को जोड़ के बाहर ले लिया। ठीक है, अब आगे बढ़े, चलो। अब आता है अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है, किसका होता है, अवक्षेप का निर्माण, अवक्षेप का निर्माण, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया में ही आंसर बताया गया है कि अवक्षेप का निर्माण होता है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे ये ले लेना है आपको एग्जाम्पल, Na2SO4 BaCl2, और दोनों को यहाँ से प्लस माइनस वाला ये आयन वाला है, जिस तरह द्विविस्थापन स्थापन अभिक्रिया हम गए थे सेम यहाँ करना है, वही वाला एग्जाम्पल लिखे हैं। ठीक है, Na2SO4 BaCl2, एरो में BaSO4 प्लस 2NaCl है ना, सेम है, और यहाँ भी सेम, ये भी सेम। अब आगे आता है कि इस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण तो होगा इस अभिक्रिया में, तो कहाँ हो रहा है इस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण, तो मैं आपको दिखाता हूँ अवक्षेप का निर्माण कहाँ हो रहा है। ठीक है, ये जो BaSO4 है ना, ये BaSO4 यही है एक अवक्षेप जो पानी में अघुलनशील होता है, पानी में घुल ही नहीं सकता है। जैसे CaCO3 वो भी नहीं घुलता है, क्योंकि वो क्या है, चूना पत्थर का बना हुआ है, मार्बल टाइल्स, तो कैसे घुलेगा। अब यहाँ से आता है आपका VVI क्वेश्चन, क्या आता है कि आप संक्षारण किसे कहते हो। अब संक्षारण के बारे में मुझे थोड़ा सा ज्ञान दे दो। तो संक्षारण क्या है, आगे पढ़ते हैं कि लोहे की बनी वस्तुएं इसे कहते हैं। तो संक्षारण हम उसे कहेंगे कि लोहे की बनी वस्तुएं हवा एवं नमी, हवा मतलब समझते हैं, नमी का मतलब थोड़ा सा जल, तो ये जब पानी और हवा के संपर्क में आता है ना, तो क्या हो जाता है, लालिमा युक्त भूरे रंग का हो जाता है, जिसे हम लोग अक्सर कहा करते हैं कि जंग लग गया, है ना, जिसे जंग लगना कहते हैं। तो संक्षारित वस्तु को कहते हैं जब हवा और नमी के संपर्क में आ जाता है कोई भी लोहा का बना हुआ वस्तु,
तो उसका जो रंग हो जाता है वो लालिमा युक्त, मतलब हल्का सा भूरे रंग का, जिसे हम जंग लगना कहते हैं। ठीक है। जब कोई धातु, मतलब कोई भी धातु, जैसे यहाँ लोहे के एग्जाम्पल लिए, तो हो सकता है वहाँ पे कुछ और भी हो सकता है ना। तो जब कोई धातु अपने ही आसपास अम्ल एवं नमी, जिस तरह से यहाँ हवा और नमी था, उसी को कहते हैं अम्ल या तो नमी, आदि के संपर्क में आती है, मतलब और भी कोई चीज़ ऐसा वस्तु है जिसके संपर्क में आती है, तब क्या होती है, यह संचारित हो जाती है, जिसे हम संचारण कहते हैं, जिसे हम संचारण कहते हैं। यानी जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल एवं नमी आदि के संपर्क में आती है तो यह संचारित हो जाती है, जिसे हम संचारण कहते हैं। ठीक है, जिसे हम संचारण कहते हैं। तो चलिए आगे हम बताते हैं। अब लोहे में जंग लगना जैसे एग्जाम्पल हो गया, और क्या हो सकता है। अब आते हैं अगले टॉपिक पे कि विकृत गंधिता क्या है। तो विकृत गंधिता किसे कहते हैं। अब इसे हेडलाइन बनाओ अपने कॉपी में और लिखने के लिए शुरू करो कि विकृत गंधिता आखिर है क्या, है ना। आखिर ये भी तो कहीं से तो आया होगा। विकृत गंधिता इसके नाम से ही पता चलता है। गंधिता मतलब गंध, यानी स्वाद में बदल जाना, गंध में बदल जाता है। ठीक है। तो वसा युक्त मतलब ज़्यादा तेल उल का जो पदार्थ होता है ना, उसी को कहते हैं वसा युक्त, अथवा तेलीय खाद्य पदार्थ को, मतलब तेल से बने हुए पदार्थों को जब लंबे समय तक रखा जाता है ना, तो उनका स्वाद एवं गंध क्या हो जाता है, बदल जाता है, तथा वे खाने के लायक नहीं रहते। इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। बस मतलब कोई भी वस्तु है और वो लंबे समय तक रख रहे हो, लंबे समय तक रख रहे हो, तो उसका स्वाद जो है और एवं गंध, स्वाद और गंध क्या हो जाता है, बदल जाता है, तथा वे खाने के लायक नहीं रहते हैं, खाने के लायक नहीं रहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। गर्मी के दिनों में सब्जी का खट्टा हो जाना क्या है, विकृत गंधिता है। चलिए, तो थोड़ा सा मिस्टेक। गर्मी के दिनों में सब्जियां खट्टा हो जाना क्या है, विकृत गंधिता है। आखिर विकृत गंधिता होने से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो सुनो। विकृत गंधिता को होने से, मतलब विकृत गंधिता मतलब कोई भी सब्जी खट्टा होने से, खराब होने से, उसे अगर बचाना चाहते हो तो बचाने के लिए हमें एक प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ मिलाए जाते हैं। मतलब उस खाने में, उसमें क्या मिलाया जाता है, प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ मिलाया जाता है, जिसे एक और नाम से जानते हैं प्रतिउपचायक के रूप में। ठीक है। और इसका होने का कारण क्या है, यहाँ पे आप एरो में लिख लेंगे कि इसका होने का कारण है उपचयन। यह उपचयन के कारण से होता है। जैसे मैं एग्जांपल कि चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर हाइड्रोजन नहीं नाइट्रोजन गैस से भर देती है। तो नाइट्रोजन गैस से क्यों भर देती है, कभी आप लोग सोचे हो। तो यहाँ पे चिप्स की थैली में क्या भर दिया जाता है, चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस को भर दिया जाता है। ठीक है। किसे हटाकर, ऑक्सीजन को हटाकर, इस ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन गैस को भर दिया जाता है, ताकि चिप्स का क्या ना हो सके, ताकि चिप्स का उपचयन ना हो सके, क्योंकि उपचयन होने के कारण से ही सब चीज़ खराब होता है। यानी ऑप्शन में समझ रहे ना, ऑक्सीजन ऐड हो जाता है। यानी ऑक्सीजन का अगर भारी मात्रा में वृद्धि हुआ तो वो क्या होता है, हर चीज़ को ख़राब कर देगा, है ना। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन कि लोहे की बनी वस्तुएं हम पेंट क्यों करते हैं। यानी लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। तो फटाफट आंसर लिखिए। लोहे की बनी वस्तुएं हवा एवं नमी के संपर्क में आने से लोहे का ऑक्साइड बना लेती है। लोहे का ऑक्साइड मतलब लोह ऑक्साइड बन जाता है। जैसे ऑक्सीजन में आया संपर्क लोहा, तो लोहे का ऑक्साइड बनता है साइंस के भाषा में, जिसके कारण जंग लग जाती है। जंग लगने का एक मुख्य कारण है कि लोहा का ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है। आज ये चैप्टर एंड हो जाएगा और ये लास्ट है, क्योंकि ये छोटा चैप्टर था, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं पढ़ने का। और मात्र बस अब यही जो हम आपको परिभाषा सिखाए ना, क्या कहते हैं उसको,
कारक को सीखा है। संयोजन, वियोजन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, विस्थापन, द्विविस्थापन, अपचयन, उपचयन, रेडॉक्स, अवक्षेपण, संक्षारण, है ना। संक्षारण भी सीखा है। विकृत गंधिता बताएं। अब ये वाला भी क्वेश्चन आ गया कि लोहे की वस्तुओं को पेंट हम क्यों करते हैं। बस यही सब आप ध्यान में रखिए, आपका सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अब आता है कि लोहे की बनी वस्तुओं का हवा एवं नमी के संपर्क में आने से लोह का ऑक्साइड बन जाता है, यानी लोह ऑक्साइड बना लेती है, जिसके कारण से जंग लग जाती है और जिसे जंग लगना कहते हैं। इसलिए लोहे को जंग लगने से क्या करेंगे, बचाने के लिए पेंट किया जाता है, और कोई दूसरी बात नहीं है। इसलिए हम लोग पेंट करते हैं ताकि लोहे को जंग लगने से बच जाए। अब आता है नीचे नोट करके कि लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए क्या क्या करते हैं। तो लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए हम पेंट करते हैं। थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। ठीक है। हाँ, तो लोहे को पेंट क्यों किया जाता है, तो जंग लगने से बचाने के लिए पेंट करते हैं, ग्रीस लगाते हैं, तेल करते हैं, है ना, इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। अब आता है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। क्या है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। अगर ये नहीं पढ़े तो समझिए गया काम से सारा क्वेश्चन। तो रासायनिक समीकरण को क्या करेंगे, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसका, द्रव्यमान संरक्षण का नियम के अनुसार क्या हो जाता है ना, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो परमाणु का क्या होता है, ह्रास होता है, और ना ही विनाश हो पाता है। तो उसके लिए हम सब क्या करते हैं, उस सब के लिए हम रासायनिक अभिक्रिया में ना तो कोई परमाणु का नष्ट होता है और ना ही कोई परमाणु का ह्रास होता है। तो इससे हमें क्या करता है, हमें द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार इसे संतुलित करना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, ये चैप्टर होता है द एंड। अब आपको इस चैप्टर का जितना भी नोट्स है ये मेरा पीडीएफ का ही है, तो आप अच्छे से बनाइए। मैं तो यहाँ पे हैंड अपना बार बार यूज़ भी नहीं करता हूँ, तो वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हो आराम से, और इस चैप्टर को द एंड कर दीजिए अब, है ना। और मिलते हैं फिर से नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टाटा एंड बाय बाय। ठीक है, तो चलिए इसी खुशी के साथ बाय बाय।